नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टीचर की। तो टीचर की परीक्षाओं में चाहे आप सी टेट दे रहे हैं, यूपी टेट दे रहे हैं, सुपर टेट दे रहे हैं, जिसमें भी आपकी सीडीपी पूछी जाती है उन परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और हमारे चैनल पर जो है सी टेट की तैयारी कराई जा रही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। इसमें आपको टोटल 60 क्वेश्चन जो है मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा पहला क्वेश्चन, और ये हो जाएगा सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। सिरिल बर्ट के अनुसार आपको बताना है बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो बच्चों की जो बुद्धि लब्धि हो जाएगी सिरिल बर्ट के अनुसार वो हो जाएगी 85 से भी कम। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, 85 से कम जो है उनकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बनता है विकास का नियम क्या नहीं है। विकास का जो नियम है वो क्या नहीं है। तो विशेष से सामान्य की ओर जो है ये जो है कोई भी नियम नहीं होता है विकास का। ठीक है, बालक के विकास का नियम क्या नहीं है। बालक के विकास का नियम क्या नहीं है, तो ये हो जाता है विकास बिना दिशाओं का नियम है। ठीक है, तो ये जो है विकास का नियम नहीं है। बिना दिशाओं का विकास जो है नियम नहीं है, ये दिशाओं में जो है चलता है। ठीक है, तो पहले सिर का विकास होगा, फिर हाथ होगा, फिर पैर होगा, इस तरह से जो है चलता है सर से पैर की तरफ। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है। जो ह्यूरिस्टिक विधि है उसके जनक, तो ह्यूरिस्टिक विधि के जो जनक है वो हो जाते हैं आर्म स्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा फ्रायड ने मन की कौन सी दशा नहीं बताई है। फ्रायड ने मन की कौन सी दशा नहीं बताई है, तो ये नहीं बताई है विकसित चेतना। तो विकसित चेतना नहीं बताई है फ्रायड ने। अगला क्वेश्चन है बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है। तो बच्चे का जो विकास है वो होता है वर्तुलाकार। इच्छाओं की जननी किसे कहा जाता है। इच्छाओं की जननी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है इदम को। वास्तविकता का सिद्धांत किसे कहते हैं। जो वास्तविकता का सिद्धांत है, तो वास्तविकता हो जाएगी अहम को जो है वास्तविकता का सिद्धांत कहा जाता है। आदर्शवादी या नैतिकता का सिद्धांत किसे कहते हैं। एक आदर्शवादी या फिर नैतिकता का सिद्धांत कहा जाता है परम अहम को। इसके बाद फ्रायड के अनुसार व्यक्ति में कितने प्रकार की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। फ्रायड के अनुसार पाई जाती है व्यक्ति में कितने प्रकार की मूल प्रवृत्ति, तो ये पाई जाती है 2 प्रकार की। ठीक है, 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है फ्रायड के अनुसार। मनोवैज्ञानिक वातावरण में कौन सा नहीं आता है। मनोवैज्ञानिक वातावरण में कौन सा नहीं आता है। जो मनोवैज्ञानिक वातावरण है उसमें कौन सा नहीं आएगा, तो उसमें नहीं आएगा अनुचित जो पाठ्यक्रम है वो मनोवैज्ञानिक वातावरण में नहीं आएगा। किस आयु वर्ग में बच्चा युक्ति संगत तर्क करना प्रारंभ करता है। युक्ति संगत तर्क करना प्रारंभ करता है 7 से 11 वर्ष की आयु में। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पीवाइज क्यूज हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। डेविड एल्काइंड के अनुसार काल्पनिक सुरता एवं व्यक्तिगत दत्तकथा को प्रेरक किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो दत्तकथा 2 प्रेरक ये पाए जाते हैं किशोरावस्था में। पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरक का जो आयु वर्ग क्या है। पियाजे के अनुसार पूछा गया है संवेदी प्रेरक का आयु वर्ग, तो ये हो जाता है 0 से 2 वर्ष। ठीक है, ये आयु वर्ग हो जाएगा। इसके बाद पियाजे द्वारा पूर्व संक्रियात्मक आयु का वर्ग कौन सा बताया गया है। कौन सा बताया गया है संक्रियात्मक आयु वर्ग का, तो ये बताया गया है पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाती है। अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष आसक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण समय होता है। आसक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण समय होता है, तो ये बताया गया है एरिक एरिक्सन के द्वारा। ठीक है, एरिक एरिक्सन के द्वारा बताया गया है जीवन का जो प्रथम वर्ष है वो आसक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक प्रमुख विशेषता क्या है। जो पूर्व संक्रियात्मक विचार की प्रमुख विशेषता, तो ये हो जाती है अहम केंद्रवाद। ठीक है, प्रत्येक पादान पर एक एक पैर रखते हुए सीढ़ियों पर चढ़ना में उतरना किस आयु में होता है। प्रत्येक पायदान पर जब सीढ़ी है तो उसके एक पैर पर एक पैडी पर एक ही पैर रखा जाना चाहिए,
फिर दूसरा पैर दूसरी पेड़ी पर होना चाहिए। तो इस तरह से जो सीढ़ी पर चढ़ना है किस आयु में बच्चा सीख जाता है। तो ये सीख जाता है 4 वर्ष की आयु में। औपचारिक संक्रियात्मक विचार कितनी आयु के बीच उत्पन्न होते हैं? जो औपचारिक संक्रियात्मक विचार कितनी आयु के बीच उत्पन्न होते हैं? तो ये उत्पन्न होते हैं 11 से 15 वर्ष की आयु के बीच में औपचारिक संक्रियात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। पियाजे ने तर्कपूर्ण चिंतन को क्या कहा है? जो पियाजे हैं उन्होंने तर्कपूर्ण चिंतन को क्या कहा है? तो तर्कपूर्ण चिंतन को कहा जाता है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना। ठीक है, परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक तर्कना कहा जाता है पियाजे के द्वारा पूर्ण चिंतन को। इसके बाद हो जाएगा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये कहा गया है फ्राइड के अनुसार। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाएगा स्वयं की क्रियाओं का। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? जो प्रश्न उत्तर विधि है उसका जो जनक है वो माना जाता है सुकरात को। कई बार क्वेश्चन ये बनता है आपकी परीक्षा में। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? तो बाल केंद्रित जो शिक्षा है ये हो जाएगी शिक्षा मनोविज्ञान की देन हो जाती है बाल केंद्रित शिक्षा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसका है? तो शिक्षा है मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। तो ये जो कथन है ये कथन है स्वामी विवेकानंद का। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है? जो थॉर्नडाइक है उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है? तो उनके द्वारा रूप प्रदान किया गया है निश्चित एवं स्पष्ट। अगला क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना जाने लगा था? 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना जाने लगा था? तो ये माना जाने लगा था व्यवहार का विज्ञान। ये 20वीं सदी में माना जाने लगा था मनोविज्ञान को। विकास का क्या अर्थ है? तो विकास का अर्थ हो जाता है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाता है विकास का अर्थ। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बार बार यही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर विज्ञान का दर्जा किसने दिलाया है? मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके विज्ञान का दर्जा दिलाया है विलियम जेम्स ने। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है तो ये हो जाएगी बाल्यावस्था के लिए भी उपयोगी हो जाएगी, पूर्व बाल्यावस्था के लिए भी उपयोगी हो जाएगी और किशोरावस्था के लिए भी उपयोगी हो जाएगी जो सीखने की प्रोजेक्ट विधि है। इसके बाद एक बच्चे को कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार के बच्चे का लक्षण क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो बच्चा कॉपी में लिखता है तो विपरीत जो छवियां होती हैं, ठीक है, तो जो दर्पण छवि होती है उनको गलतियां उसमें देखने को मिल गई। तो उसमें जो प्रदर्शित करता है वो प्रदर्शित कर रहा है अधिगम्य असक्ता। उसको पढ़ने में जो है, समझने में जो है उसको दिक्कत हो रही है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह बच्चा किस लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है? जो औसत बुद्धि वाला बच्चा है, भाषा को पढ़ नहीं पा रहा है सही से, समझ नहीं पा रहा सही से, तो ये जो है लक्षण प्रदर्शित करेगा, ये हो जाता है पठन अक्षमता। इसको डिसलेक्सिया कहा जाता है और इस डिसलेक्सिया से हर बार क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बनता ही है। तो डिसलेक्सिया किस प्रकार से के विकार से संबंधित है? जो डिसलेक्सिया ये हो जाता है पठन विकार से संबंधित। अगला क्वेश्चन है कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? कौन सा व्यवहार है बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो ये करता है शब्दों को सही तरह से ना समझ पाना और शब्दों को सही तरह से ना लिख पाना। ठीक है, तो ये हो जाता है बच्चे की जो अधिगम निर्योग्यता है उसकी पहचान करता है। अगला क्वेश्चन है शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास होना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित हो जाएगा ये?
तो ये संबंधित हो जाता है डिसलेक्सिया से। ठीक है। गतिक कौशलों में अधिगम निरयोग्यता का क्या कहलाती है? गतिक कौशलों में अधिगम निरयोग्यता क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है डिसप्रैक्सिया। ठीक है, जो हो जाती है गतिक कौशलों में अधिगम निरयोग्यता। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सीखने संबंधी निरयोग्यताएं सामान्यतः किस बच्चों में पाई जाती है? जो सीखने संबंधी निरयोग्यताएं हैं, जो सीख नहीं पा रहा है बच्चा, तो ये हो जाती है सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती है जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। उन बच्चों में सीखने संबंधी निरयोग्यताएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? जो 5वीं कक्षा के हैं, दृष्टिबाधित हैं, देखने में उनको समस्या है, ठीक है, तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? तो उनके साथ किया जाना चाहिए, विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सिर्फ सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए उन बच्चों को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? जो विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी, ये हो जाता है डिस्ग्राफिया। कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं? तो स्थापित करके चला सकते हैं, तो ये कहा गया है अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत। ठीक है, क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित करके चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो समावेशन का सबसे अच्छा जो वर्णन करता है, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, तो ये हो जाता है समावेशन का एक अच्छा वर्णन। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कैसे कराई जानी चाहिए? जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको शिक्षा उपलब्ध कैसे कराई जानी चाहिए? तो अन्य सामान्य बच्चों के साथ जो है उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा किससे संबंधित है? जो समावेशी शिक्षा है वो किससे संबंधित हो जाएगी? तो समावेशी जो शिक्षा है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाने से संबंधित हो जाती है। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देखने को मिल जाएगी? तो भारत के संविधान में जो प्रावधान किया गया है निःशुल्क शिक्षा का, अनिवार्य शिक्षा का, ये किया गया है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। सफल समावेशन के सिवाय किसकी आवश्यकता होती है? सफल समावेशन के सिवाय किसकी आवश्यकता होती है? तो यहां पर हो जाएगी पृथक्करण की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन बनता है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होता है? जो नियमित उपस्थिति के से वंचित हैं बच्चे, रोजाना स्कूल में नहीं आ रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है संख्या में स्कूल में आए। तो कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त माना जाएगा? तो ये माना जाएगा आवासीय स्कूल खोल देनी चाहिए। आवासीय यानी जहाँ पर जो है बच्चे रहते हैं हॉस्टल टाइप से। ठीक है, तो उस तरह के जो है आवासीय विद्यालय वहाँ पर खोल देने चाहिए। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, तो ये हो जाता है समावेशी शिक्षा। ठीक है, समावेशी शिक्षा हो जाएगी, तो ये सभी के लिए हो जानी चाहिए। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है? जो वंचित समूह हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं, स्कूल नहीं जा सकते हैं, फीस नहीं दे सकते हैं, उन विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है? तो ये हो जाता है समावेशी शिक्षा। ठीक है, उसमें आपके विकलांग और दृष्टिबाधित और ये सभी तरह के जो है आपके बच्चे आ जाते हैं, सभी तरह के विद्यार्थी इसमें देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन बनता है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? 2 बच्चों को मंदबुद्धि बच्चे हैं, उनको आपकी कक्षा में बैठाने के लिए बोला गया है, तो ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। पहले खुद सीखेंगे ऐसे बच्चों को कैसे ट्रेंड किया जाए। अगला क्वेश्चन है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। जो असंगठित घर से आ रहा है, तो ये कठिनाई अनुभव करता है स्वतंत्र अध्ययन में। ठीक है, तो पढ़ने में जो है
कठिनाई महसूस करता है। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की सेहत का प्रबंध किसके साथ होना चाहिए? विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का जो प्रबंध है ये होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ में। वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसको शिक्षा को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए? तो जिन विद्यालयों में जो समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को जो है विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन बनता है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? भारत में जो अधिकांश कक्षाएं वो बहुभाषी होती है और इसको जो है एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर बच्चा 2 भाषा सीख लेता है वो तो जो उसको जो है आने वाले समय में समस्या नहीं होगी भाषा की। अगला क्वेश्चन है, पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः किस पर आधारित होती है? जो अलग अलग समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः किस पर आधारित होती है? तो ये हो जाएगी उनके अभिभावकों की चित्त वृत्ति पर। एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? जो एनसीएफ 2005 है तो ये हो जाएगा समावेशी शिक्षा की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए किसके द्वारा प्रावधान किया जा सकता है? तो निःशक्त बालकों की जो शिक्षा के लिए जो प्रावधान किया जाएगा वो किया जाएगा समावेशित शिक्षा द्वारा। इसके बाद लिंग जिसको जेंडर कहा जाता है, पक्षपात किसकी ओर जो है संकेत करता है? जो जेंडर जो लिंग पक्षपात है वो किसकी ओर संकेत करता है? तो ये करता है सांस्कृतिक अभिवृत्ति के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। ठीक है, ये लिंग पक्षपात की ओर इशारा करता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं तो यह क्या दर्शाता है? तो इसी को तो जो है लिंग पक्षपात कहा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विद्यालय में लिंग भेद से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? लिंग भेद से बचने का जो सर्वोत्तम तरीका वो है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। और ये हो जाएगा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह क्या दर्शाता है? जब स्कूल में प्रतियोगिताएं होती है तो लड़कियों को ज़्यादा वरीयता दी जाती है गायन प्रतियोगिता के लिए, तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह को जो है दर्शाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ लेनी है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसी तरह की वीडियो देखने के लिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।